सो हेलो ऑल, माय नेम इज सक्षम आटा एंड वेलकम टू सीजन एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज की वीडियो हमारी थर्ड वीडियो है मैट्रिसेस से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम इनिशियली पहले क्या देखेंगे, जो हमने पहली दो वीडियोस में कवर किया था। पहली दो वीडियोस में हमने बेसिकली मैट्रिसेस की बेसिक डेफिनेशन कवर की थी कि मैट्रिसेस बेसिकली होता क्या है। टू डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जिसमें रोज और कॉलम्स होती हैं, और जो मैट्रिसेस के हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हमें ये कंफ्यूजन रहती है कई बार कि हमारे जो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसका ऑर्डर आप मुझे बता सकते हो? 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 क्रॉस 3। अब हमें इसमें डाउट बेसिकली क्या रहता है कि अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या सिर्फ नंबर्स हो सकते हैं? नंबर्स भी हो सकते हैं। बेसिकली मैट्रिक्स कोई आपको चीज ऐसे बताता नहीं, ये सिर्फ अरेंजमेंट बताता है हमें। अरेंजमेंट बताता है, तो अरेंजमेंट सिर्फ नंबर्स की नहीं होती, हर किसी चीज की अरेंजमेंट हो सकती है। अरेंजमेंट जैसे कि अब यहाँ पे A11 है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकती है, यहाँ पे आपके नंबर्स भी आ सकते हैं। नंबर्स में भी रैशनल नंबर आ सकते हैं, इरेशनल नंबर आ सकते हैं, इमेजिनरी नंबर आ सकते हैं, रियल नंबर आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी आ सकता है। ये एक एलिमेंट है। इसको इस चीज से कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ पर सिर्फ एक नंबर ही आएगा। और जो एलिमेंट है वो रिपीट भी हो सकता है मैट्रिक्स के अंदर। तो बस यही बताना था, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होती है हमें कि सिर्फ नंबर्स ही आते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और इसको मैं चाहता हूं कि आप खुद करो, क्योंकि ये पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। तो आपको पता लगेगा कि आपको कितनी अच्छी ग्रास्पिंग नॉलेज है आपकी, और आप कितना अच्छे से ग्रास्प कर रहे हो चीजों को। तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 3x² माइनस 17, 0, 0, 0, 0, 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच गिवन मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। इसको पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो और x की वैल्यू निकाल के दिखाओ। फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच गिवन मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। अब पॉज करो वीडियो को और 2 मिनट सोचो। एक नल मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स होता है? नल मैट्रिक्स का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसका हर एलिमेंट जीरो होता है। तो अगर इसका हर एलिमेंट जीरो, ये भी 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 जीरो, तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक नल मैट्रिक्स है। तो कुछ नहीं करना, 3x² माइनस 17 को जीरो डाल दो। 3x² इज इक्वल टू 17, x² इज इक्वल टू 17/3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 17/3। इसका आंसर थोड़ा अजीब है, कोई बात नहीं, आंसर अजीब आ सकता है। इसीलिए था कि आपको अपनी कैलकुलेशन पे भी थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये बहुत ही बेसिक था, ये पिछली वीडियो से रिलेटेड ही था ये। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस की डिटेल में। हम स्क्वायर मैट्रिसेस को डिटेल में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अभी जो हमारा आने वाले आगे टॉपिक है मैट्रिसेस के, और पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही डिफाइंड होता है। डिटर्मिनेंट जो है वो हम कभी भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वली होने चाहिए। मैट्रिसेस में भी स्क्वायर मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि जो आपका क्लास 12 तक का सिलेबस है उसमें 3x3 स्क्वायर मैट्रिसेस की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है, और सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड होते हैं। तो हमें क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा इसे समझना पड़ेगा और थोड़े इसके कंसेप्ट्स को याद करना पड़ेगा। अब स्क्वायर मैट्रिसेस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप के होते हैं डायगोनल मैट्रिसेस, सेकंड तरह के होते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। जो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं बेसिकली इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने वाले हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, m इज इक्वल टू n, रेफर फर्स्ट वीडियो लेक्चर 1 मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट सीजन।
डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होंगे? थोड़ा आराम से इसको समझो, ये आपने पहले किया हुआ है, पर अब मैं थोड़ा टेबुलर फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ कि कैसे है। ये हमने किया हुआ पिछली वीडियो में। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं? अच्छा अब देखो, डायगोनल और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। मतलब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा वो, ना वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसको थोड़ी और फील से समझते हैं कैसे। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा? जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे, जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 3 7, सिर्फ इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। क्या आप मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हो? जी हाँ, 3x3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3। अब हम हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, हम बार बार जीरो जीरो थोड़ा बनाते रहेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शॉर्टकट भी है, उसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल 1 3 7। आप इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपने ये लिख दिया तो इसका डायरेक्टली मतलब है डायगोनल मतलब सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0 0 होंगे। अच्छा मेरे को कैसे पता लगा कि मेरे को ये तीन एलिमेंट्स देख के पता लग गया कि 3x3 है? ऑब्वियसली अगर तीन डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो वो 3x3 का होगा। अगर मान लो मैंने ये लिख दिया डायगोनल 7,4, इसका मतलब होगा कि ये 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ये थोड़ा सिंपल था, इसे समझना बहुत जरूरी है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे भी हम आएंगे, ये हमें पता है बेसिकली कौन कौन से तरह के होते हैं, इसके भी आगे फर्दर। डायगोनल मैट्रिक्स की ये कहानी है। और ये जो डायगोनल है, एक स्क्वायर के कितने डायगोनल होते हैं? ये मान लो मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं बस। एक स्क्वायर है, इसकी सारी साइडें बराबर है, इसके कितने डायगोनल होते हैं? एक ये डायगोनल होता है, एक ये डायगोनल होता है। मैट्रिसेस चैप्टर में हमने एक ही डायगोनल को लीडिंग डायगोनल बोला है, वो फिक्स्ड है कि उसी डायगोनल को लीडिंग डायगोनल बोला जाता है, और इसी पे सारे डेफिनेशंस बेस्ड है। और जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल, ये डायगोनल को लीडिंग डायगोनल बोला गया है। डायगोनल मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन भी होती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। वो क्या कहता है? ए आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब ये मैंने लिख दिया है, किसी को नहीं समझ आया, अब इसको थोड़ा ब्रेक करके पढ़ते हैं। ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, ए आई जे क्या होता है? एक जनरल मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है ए आई जे, वो जीरो है। एक जनरल एलिमेंट मैट्रिक्स का जीरो है कब? जब i इज नॉट इक्वल टू j। अब अगर ध्यान से देखो, अगर इस मैट्रिक्स को मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं, ये थोड़ा सा समझने की बात है। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, यहां से सब आपको समझ आ जाएगा। अब i इज इक्वल टू जे कहां कहां नहीं है? ये देखो यहां पे तो है i इज इक्वल टू जे, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पर नहीं है, और यहां पर नहीं है। जहां पर i इज इक्वल टू जे है वो नॉन जीरो अगर एलिमेंट्स हो गए। इस डेफिनेशन को पढ़ो और इसको देखो, वो क्या कह रहे हैं? ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, मतलब वो एलिमेंट जीरो होंगे मैट्रिक्स के जिसमें i इज इक्वल टू जे नहीं होगा। i इज इक्वल टू जे कहां नहीं है? यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां 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 यहां। अगर ये एलिमेंट्स जीरो हो गए तो आपका मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा 125%। अगर ये वाले एलिमेंट्स जीरो हो गए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। आप इसको उल्टा भी देख सकते हो, जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं, बाकी सब कुछ जीरो है, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब यहां पर एक और कंसेप्ट की बात है, जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं a12 a21 a12 and a21 are conjugate of each other। ये देखो a12 उसका उल्टा a21,
सिमिलरली A13 फिर A31 A32 A23, जो बाकी एलिमेंट्स बचे इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये हमारा लीडिंग डायगोनल होता है, लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। इस डायगोनल को हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। क्यों बोलते हैं? इसका बेसिकली ये नॉमेनक्लेचर, मतलब इसको पहले से ही एक्सेप्ट किया गया था कि हम इसी डायगोनल को अपना लीडिंग डायगोनल मानेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल मानेंगे। इस डायगोनल की इस पूरे चैप्टर में, पूरी मैथ्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना इसका कहीं यूज है। सिर्फ इसी डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल लेके सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसी डायगोनल पे सब डेफिनेशंस बेस्ड है। आप सोच रहे हो मैं इतना स्लो क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कंफ्यूजन होने में देर नहीं लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है हमारा। पॉज करो और इसे नोट करो, इसे नोट करना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। अब ये जो बाकी बचे इसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मान लो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स था ऑर्डर 3x3 का, इसमें तो डायगोनल दिख गया मुझे, इसमें भी मुझे दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 3 7 4 9, इसका ऑर्डर बता सकते हो मुझे? इसका ऑर्डर क्या होगा? 2x3। इसमें मुझे डायगोनल बताओ कौन सा है, इसमें मुझे लीडिंग डायगोनल जल्दी बताओ कौन सा है, लीडिंग डायगोनल कौन सा होगा? 1 4 9 नहीं होगा, 1 4 9 नहीं होगा। इस कोई अगर आपसे पूछे इस मैट्रिक्स में डायगोनल क्या है, उस बंदे को इग्नोर कर दो। इस डायगोनल में इस मैट्रिक्स में डायगोनल होगा ही नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा हम डायगोनल की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करने वाले, हम डायगोनल की बात नहीं करेंगे। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो वो डायगोनल की बात होगी, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा डायगोनल की बात नहीं की जाएगी। A12 और A21 कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के। सिमिलरली A31 और A13, A32 और A23। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो डायगोनल नहीं होगा, डायगोनल की कोई बात नहीं होगी। अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो डायगोनल से रिलेटेड निकलती है आगे जाके, वो हम कवर करेंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जेईई मेंस में इसमें क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। क्या है वो है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। आओ देखते क्या है। ट्रेस का बेसिकली मतलब क्या है? काम की बात। ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दो, बस कुछ नहीं चाहिए इसमें और। डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दो, 1 0 0 0 8 3 7 2 4। अब ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका अगर मैं ट्रेस को डिनोट कैसे करते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रेस, इसको पढ़ते हैं जैसे ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देना। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 प्लस 8 प्लस 4, 1 प्लस 8 प्लस 4, 1 प्लस 8 9 13। सिंपल, ट्रेस आ गया ए का 13। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि ट्रेस सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स का हो, ये भी कंफ्यूजन हो सकती है। अगर आपका कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो अगर तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका डायगोनल तो होगा ही होगा, डायगोनल चाहे कुछ भी हो, होगा तो सही डायगोनल, तो मतलब उसका ट्रेस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये जरूरी नहीं कि डायगोनल मैट्रिक्स का ही ट्रेस होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसमें हमेशा डायगोनल होगा ही होगा। और ट्रेस होता क्या? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, 1 प्लस 8 प्लस 4। अगर जनरली देखो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 1 8 2 2 प्लस a 3 3। अच्छा, अब मान लो एक ये मैट्रिक्स है 1 2 7 1, इसका ट्रेस बताओ जल्दी। इसका ट्रेस क्या होगा? 1 प्लस 1 2, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो। अगर मान लो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 2।
एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसका ऑर्डर है 1 × 1, इसका ट्रेस कितना होगा? इसका ट्रेस ये खुद ही होगा, मतलब ये एक ही एलिमेंट है तो 2। सिंपल। ये कुछ केस डिस्कस कर लिए हमने ट्रेस के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें कोई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, इजी है। अब हम जैसे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें एक बेसिक सा, फाइंड पी। पी की वैल्यू निकालनी है आपको, कंडीशंस दी हुई है, जैसे आपको दे दिया उसने ट्रेस ऑफ ए इज 5 और आपको मैट्रिक्स दे रहा है वो 1 7 3 4 3p - 1 0 7 4 2। अब वो बोल रहा है पी की वैल्यू निकालो, ट्रेस दे दिया उसने, ट्रेस क्या है? ए का, ए मैट्रिक्स का ट्रेस है 5। अब मुझे पता है ट्रेस का मतलब क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए का मुझे 5 दिया हुआ है, इसका मतलब 1 + 3p - 1, डायगोनल एलिमेंट्स को प्लस कर दिया मैंने, तो ये क्या बना, ये -1 से ये गया, 3p + 2 = 5, 3p = 3, p = 1। मेरे पास p की वैल्यू आ गई, बस खत्म। आज के लिए यही था कि हमने बेसिक बेसिक देखा, कवर किया, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटेल में पढ़ा। पढ़ते रहो यार बस, और बचाते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।